जय जोहार, जय हिंद। ज्ञान कुरिया एकेडमी में आपका स्वागत है। और हम आज देखेंगे छत्तीसगढ़ का बजट। ये पूरा प्रीलिम्स ओरिएंटेड होगा। तो हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा को देखने की कोशिश करेंगे और दूसरा कोई स्कीम है जो बजट से आता है उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो 2025-26 के लिए जो बजट पेश किया गया था, ये जनरली वित्त विभाग इसको पेश करता है और जो हमारे वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी जी ने अ, अपना बजट पेश किया गया था। तो अगर देखा जाए कि 2024-25 के लिए जो बजट था उसका जो बेसिक थीम क्या था, ज्ञान था। और जिसका उद्देश्य था कि जो विकसित भारत के संदर्भ में हमको किस टाइप के छत्तीसगढ़ का इकोनॉमी को बनाना है। साथ ही साथ जो हम लोग का मध्यकालीन जो गोल है जो 2030 में, उसके जो लक्ष्य है उसको हासिल करने के थीम पे बनाया गया था। तो जो ज्ञान था, ज्ञान का जो बेसिक थीम में अगर देखा जाए तो चार इंपॉर्टेंट अंग थे, जिसमें गरीब को फोकस किया गया था, यूथ को फोकस किया गया था, युवा को, फिर अन्नदाता को फोकस किया गया था, किसान को, और चौथा क्या है, नारी के ऊपर फोकस किया गया था। तो इसी तरीके से जो इस बार 2025-26 के लिए जो बजट बनाया गया है, तो उसके लिए जो थीम रखा गया है गति। तो ज्ञान के लिए गति इंपॉर्टेंट है। इस थीम पे 2025-26 का बजट बनाया गया है। तो गति का भी फुल फॉर्म जो होगा उसको आपको बताना चाहिए। पहले जी का जो है गुड गवर्नेंस है। उसके बाद ए का है एक्सलरेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अधोसंरचना है वो रहेंगे। टी से टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी या फिर प्रगति प्रौद्योगिकी का बहुत इंपॉर्टेंट इस्तेमाल करना। और आई का है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन जो आ सकता है उसमें ज्ञान और गति का फुल फॉर्म आपको पता रहना चाहिए। उसको विस्तृत तरीके से बताया है कि गति में क्या क्या चीज़ करेंगे। तो ये मोस्टली हम लोग को मेंस रिलेटेड और अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन अभी हम लोग क्या चीज़, प्री ओरिएंटेड चीज़ को करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आंकड़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है, कितना पैसा गया है, तो उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को सबसे पहला पता होना चाहिए कि जब 1 नवंबर 2000 को नया स्टेट बनता है, ठीक है, तो जो पहला बजट आता है वो कितने का था। तो पहला बजट जो हम लोग का आता है, बनता है, ठीक है, तो वो कितने का है। तो वो है 2011-12 के लिए जो फर्स्ट बजट है, वो क्या है, 5,705 करोड़ का बजट, ठीक है। और अभी हम लोग 25 साल के बाद जो बजट जो पेश किए की बजट जो बनाया गया है, तो उसका कितना वैल्यू है यहाँ पे, 1,65,000 का बजट बन गया है। तो अगर हम लोग देखा जाए तो 25 साल में, अगर हम लोग देखा जाए तो 25 साल में जो हम लोग का बजट जो जो बजट है वो कितना आकार बढ़ा है, तो हमको पता चलेगा 25 साल में हम लोग का बजट लगभग 28-29 गुना बढ़ गया है यहाँ पे, ठीक है ना। लगभग लगभग बोल सकते हैं कि 28-29 गुना बढ़ गया है। तो एक बहुत बड़ा बात होती है, ठीक है ना, एक छोटे नए राज्यों को इस लेवल का बढ़ना। और उसमें भी अगर हम लोग देखा जाए तो पिछले साल की तुलना में हम लोग और कितना बढ़ना चाह रहे हैं, लगभग 12% की और ग्रोथ चाहते हैं, है ना। तो 2024 से 2025-26 के लिए हम लोग तो क्या है कि नेशनल एवरेज जो हम लोग बोल सकते हैं, या फिर आपको बहुत सारा है कि डबल डिजिट ग्रोथ में हम लोग को पहुंचना है। तो इसके लिए क्या है कि बहुत अच्छा लक्ष्य रखा गया है। अगला अगर हम लोग को बजट को एक नज़र में हम लोग देखते हैं, तो क्या है कि अगर बजट को अगर एक नज़र में हम लोग देखते हैं, तो हमको यहाँ पे पाया जाएगा, और ये सबसे इम्पोर्टेंट डाटा में से यहाँ पे आता है कि अगर जो बजट है, बजट में हम लोग देखते हैं कि आय कहाँ पे हो रहा है, व्यय कहाँ पे हो रहा है, कहाँ से हम लोग को आ रहा है पैसा, कहाँ पे जा रहा है, कितना हम लोग का फिजिकल डेफिसिट है, कितना हम लोग का राजस्व है। तो हम लोग को पता चलेगा कि जो राजस्व प्राप्ति को अगर देखा जाए तो इसको हम लोग डिटेल में बाइफरकट करके हम लोग देखेंगे। तो सालाना यहाँ पे देख लेते हैं। पहले पहले की तुलना में जो इस साल जो जो हम लोग का राजस्व का प्राप्ति है उसको 12% बढ़ाने की बात किया गया है। उसके बाद जितने भी अब डाटा देखेंगे तो अच्छी बात यह है कि हम लोग डबल डिजिट हर चीज़ में जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है हम लोग पूंजीगत व्यय को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की बात कर रहे हैं। तो क्या है कि हम लोग पैसा को ऐसे जगह में जा रहे हैं, डाल रहे हैं, ताकि वो भविष्य में और हम लोग को एसेट बना के दे। तो अगर आप देखेंगे पूंजीगत व्यय के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ध्यान दिया गया है और 18% बनाने की बात किया है, ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। साथ ही साथ जो अ, अगर देखा जाए तो
राज्य का राजस्व कितना है, केंद्र से प्राप्ति राजस्व क्या है, पूंजीगत प्राप्ति क्या है। तो अगर हम लोग देखा जाए तो राज्य का जो राजस्व जो खुद हम लोग लेके आ रहे हैं वो 76,000 करोड़ है, ठीक। और केंद्र से जो हम लोग को प्राप्त हो रहा है वो है 65,000 करोड़, ठीक है। तो केंद्र में भी हम लोग को बाद में हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा, जो फाइनेंस कमीशन के सुझाव के थ्रू केंद्र सरकार राज्य सरकार को देता है, तो लगभग हम लोग को 45,000 करोड़ के आसपास मिलेगी। और केंद्र सरकार राज्य सरकार को जो एड के रूप में देता है, 15,000, तो 65। फिर हम लोग क्या है कि पब्लिक डेब्ट उठाते हैं अपने बहुत सारे योजना को चलाने के लिए, जो डेब्ट उठाते हैं, तो उसको पूंजीगत प्राप्ति जिसको बोलते हैं, वो 24,100 करोड़ है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग को कुल प्राप्ति जो होगा इसमें बताया जा रहा है वो होगा 1,65,100 रुपया। उसी तरह से राजस्व का जो व्यय जो होने वाला है, राजस्व का जो व्यय होने वाला है, तो दो तरीके से आप व्यय कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक राजस्व व्यय में अगर आप लोग देखेंगे तो जितना इस सिस्टम को चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को करने के लिए आपका पूरा व्यय जाएगा। दूसरा दूसरा पूंजीगत व्यय हम लोग जो लगा रहे हैं वो 26,341 लगा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग का कुल व्यय जो हो रहा है वो 1,65,000 हो रहा है। तो इस हिसाब से अगर जो आय और व्यय की बात किया जाए और कैलकुलेशन किया जाए तो हम लोग को यहाँ पे हम लोग को क्या पता चल रहा है, कुछ ऋण को अगर देखते हैं तो हम लोग का नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। तो हमको याद करके रखना है कि जो हम लोग का जो राजस्व घाटा नहीं है, राजस्व अधिकाय है, क्योंकि पॉजिटिव में है। लेकिन अगर हम लोग जो देखेंगे राजकोषीय घाटा, क्योंकि राजकोषीय घाटे में हम लोग का क्या है कि जो बाहर से हम लोग जो लोन ले रहे हैं, जो पब्लिक डेब्ट है उसको माइनस करना पड़ेगा, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, घाटा कितना हो जा रहा है, लगभग 22,900 घाटा हो रहा है। तो और जो 22,900 का घाटा जो हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राजकोषीय घाटा बोलेंगे, राजकोषीय घाटा तो ये घाटा कैसे हो रहा है उसको हम लोग को नीचे में जब बाइफरकेशन करेंगे चीज़ों को तब हम लोग को समझ में आ जाएगी। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद करके रखना है, जो राजकोषीय घाटा, जो जीएसडीपी है ना, जो जीडीपी जो होता है स्टेट का जीएसडीपी होता है, तो उसका कितना प्रतिशत है, तो उसका कितना प्रतिशत है, लगभग 2.97% है, ठीक है। 2.9% है जीएसडीपी का। तो एक तरह से बोला जाए कि अगर हम लोग जो केंद्र में जब हम जीडीपी पढ़ते हैं तो एफआरबीएम एक्ट आता है, तो उसमें हम लोग ने निर्धारित किया गया है कि हम लोग का फिजिकल डेफिसिट होगा 3%। इस हिसाब से अगर हम लोग फिजिकल डिसिप्लिन की बात किया जाए तो बहुत बढ़िया, हम लोग 3% से यहाँ पे कम है हमारे राज्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो। इसको हम लोग और डिटेल से हम लोग देखेंगे, नीचे देखेंगे तो पता चलेगा। जो प्राप्ति को हम लोग ने बहुत बड़ा डिटेल से यहाँ पे बताया है कि प्राप्ति को, जो राजस्व का प्राप्ति कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, तो हम लोग को पता चलेगा कि राजस्व का प्राप्ति में राज्य का खुद राजस्व जो कर के थ्रू आ रहा है वो कितना है, कर राजस्व आ रहा है लगभग 54,000 करोड़। उसके बाद कर भिन्न राजस्व जो आ रहा है वो 22,000 करोड़। तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा, तो ये टोटल क्या हो गया, 76,000 करोड़ ये आ गया। प्लस केंद्र से जो हम लोग को जो एफआरबीएम एक्ट के थ्रू जो है ना, जो फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन के, तो केंद्र सरकार जो आपको देता है उस हिसाब से केंद्र की प्राप्ति हम लोग को कितना हो रहा है, 65,000 करोड़, जिसमें से 50,000 करोड़ केंद्र से राज्य को मिल रहा है, प्लस जो अनुदान मिल रहा है हम लोग को, जो सहायक अनुदान मिल रहा है वो 15,000 करोड़। तो इस हिसाब से 65,000 करोड़ हो जाता है। उसके बाद जो हम लोग ने पब्लिक ऋण ले रहे हैं, लोक ऋण जो है ना, पब्लिक डेप्ट ले रहे हैं, वो कितना है, 23,000 करोड़, ठीक है ना। तो इस हिसाब से जो पूरा कैलकुलेशन है आपके समीप दिख रहा है कितना पैसा आ रहा है उसको, ठीक है ना। उसको हम लोग चार्ट के फॉर्म में भी देख सकते हैं, तो चार्ट के फॉर्म में भी हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो चार्ट के फॉर्म में कैसे करके हमको पता चल रहा है कि जो रिसिप्ट हो रहा है, टोटल जो आ रहा है, ठीक है ना, आय की प्राप्ति, तो आय की प्राप्ति हो रहा है, तो जो जो 85% जो आय की प्राप्ति है और 15% पूंजीगत प्राप्ति, ठीक है ना, कैपिटल रिसिप्ट। तो इस कैपिटल रिसिप्ट में 15% जो आ रहा है वो हम लोग का पब्लिक डेब्ट है, यहाँ पे डेब्ट है, यानी कि ये उधारी है, पब्लिक डेब्ट है, ठीक है ना, तेरे जिसमें से 95% मतलब 23,000 करोड़ है।
अगर हम लोग देखे जाए तो रिवेन्यू रिसिप्ट जो है वो 85% है। उसको भी अगर हम लोग डिवाइड किया जाए तो कुछ केंद्र का है और कुछ राज्य का खुद है। जो केंद्र का है उसमें हम लोग को पता चलेगा कि जो 77% है, जो 50,000 करोड़ है, वो जो शेयर, जो यूनियन टैक्स जो ड्यूटी लगाता है उसका जो शेयर देता है राज्य को देता है वो, जिसमें हम लोग को फाइनेंस कमीशन के थ्रू हम लोग को पता था कि जैसे कि 32% जो है रिकमेंडेड किया था कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को देगा, ये चीज़ हम लोग ने कहा था। फिर बाद में क्या है कि 31% देगा अपने केंद्र राज्य को, 1% जो होगा आपको जम्मू एंड कश्मीर के लिए रहेगा, तो वो वाला है। और उसके बाद जो 23% है इसमें भी 85% में वो 15,000 करोड़ क्या है राज्य को अनुदान के रूप में दिया गया है। अगर उसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें 46 जो प्रतिशत है, ठीक है ना, 46% राज्य ने खुद का राजस्व का स्रोत के थ्रू लेके आया है। जिसमें खुद का टैक्स की बात किया जाए तो टैक्स के हिसाब से उसने कितना, लगभग 71% वो टैक्स के थ्रू, सर स्टेट का खुद टैक्स के थ्रू उसने लिया है। और जो नॉन टैक्स के थ्रू रिवेन्यू जो लेके आया है वो 29% है, ठीक है ना, जो 22,000 करोड़ हो जाता है। तो ये कितना पैसा आया है उसके बारे में बताया रहा है। अगला, रुपए जो आया है उसके हिसाब से बड़ा एक पाई चार्ट के थ्रू बता दिया है, जिसमें हम लोग को पता चल रहा है यहाँ पे, जो हम लोग देखे उसको एक सिस्टमेटिक फॉर्म में यहाँ पे आपको दिखा दे रहा है कि जो 33% है स्टेट का खुद टैक्स के थ्रू कलेक्ट कर रहा है। दूसरा 13% जो नॉन टैक्स के थ्रू कलेक्ट हो रहा है। टोटल 46% हो गया पूरे। उसके बाद जो केंद्र सरकार राज्य सरकार को देता है उसमें आपका 30% हो गया, ठीक है। 9% क्या है ग्रांट के रूप में मिल रहा है। उसके बाद हम लोग जो डेप्ट ले रहे हैं, पब्लिक डेप्ट ले रहे हैं, ठीक है, पब्लिक डेप्ट ले रहे हैं आपका 14% हो गया। उसके बाद 1% के आसपास जो हम लोग को मिल रहा है, कोई लोन लिए हैं या फिर एडवांस है उसका रिकवरी के लिए, ठीक। और नेट पब्लिक अकाउंट में रेसिप्ट के हिसाब से वो 15% टोटल हो जाता है। ये तो रहा पूरा। तो ये पूरा कंप्लीट पाई चार्ट है जिसके हिसाब से पैसा कहाँ से आ रहा है पता चल रहा है हमारे राज्य में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पैसा जा कहाँ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, ठीक है ना, कहाँ जा रहा है। तो सबसे पहले हमको पता चलेगा पैसा जो जा रहा है वो क्या है कि जो प्रतिबंध व्यय है उसमें ही जा रहा है, ठीक है। सैलरी हो गया कंप्लीटली यहाँ पे। दूसरा क्या है कि बहुत सारे हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं, सहायता कर रहे हैं स्कीम के थ्रू, तो लगभग लगभग 40% उसमें जा रहा है। उसके बाद क्या है, कुछ जगह पे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जो कि इस बार 18% बढ़ाया गया है, तो पूंजीगत व्यय में जा रहा है, ठीक, पूंजीगत व्यय में जा रहा है 16%। उसके बाद अन्य में जो जा रहा है वो 10% जा रहा है। तो ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए कितना परसेंट जा रहा है। अब देखो जो जा रहा है उसमें से हम लोग पता चलेंगे कि जो बजट में कौन सा कैसे वृद्धि हुआ है, तो उसको एक देख लेते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो बजट में कितना पैसा कौन सा डिपार्टमेंट को दे रहा है। उससे हमको ये पता चलता है कि जो सरकार है उसका प्रायोरिटी क्या है, क्या उसका प्रायोरिटी है। तो हम लोग देखें जाए तो सबसे ज़्यादा इस बार जैसे कि ज्ञान को गति देना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा खर्चा किया गया है। तो इसमें हमको देखेंगे कि जो वाणिज्य और उद्योग विभाग है उसमें अच्छा खासा जंप किया गया है, लगभग 119% का जंप हुआ है। सेकंड में अगर देखेंगे तो खेल और युवा कल्याण विभाग में अच्छा खासा जंप देखा गया है, 100% बढ़ाया गया है, ठीक है ना इसमें। तो इसमें आपको और देखेंगे पता चलेगा कि कुछ चीज़ आपको मिसिंग लग रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ चीज़ मिसिंग लग रहा है, तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ मिसिंग लग रहा है वो शिक्षा विभाग कितना बढ़ा है हमको पता नहीं चल रहा है। दूसरा स्वास्थ्य भी पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना, स्वास्थ्य भी पता नहीं चल रहा है। तो ये आपको बताता है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट का प्रायोरिटी कहाँ पे है इसके थ्रू। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि खर्चा नहीं करना चाह रहे हैं, उसमें भी अगर आवंटन को देखा जाए तो अभी भी वृद्धि भले नहीं किए गए हैं, तो वो हम लोग को ऊपर से पता चला। लेकिन अगर हम देखा जाए कि जो टोटल अपना जो स्टेट है, अपना बजट है, तो कौन से विभाग में सबसे ज़्यादा पैसा लगाता है, तो उसमें हम लोग को पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा हम लोग का जो पैसा जो खर्चा होता है वो स्कूल शिक्षा विभाग में ही होता है। और सबसे ज़्यादा सैलरी के रूप में हम लोग देते हैं, ठीक है ना। तो लगभग लगभग कितना, 22,356 करोड़ हम लोग स्कूल विभाग में देते हैं। दूसरा पंचायती और ग्रामीण विभाग के पास जाता है, ठीक है ना, लगभग लगभग 18,461 जा रहा है। उसके बाद वैसे देखेंगे तो यहाँ स्वास्थ्य विभाग को लगभग
यहाँ पे नीचे में आपको दिया गया है 5300 के आसपास जा रहे हैं। तो अलग अलग विभाग के हिसाब से ये आपको क्या बता रहे हैं, हम लोग का विभागीय आवंटन बता रहा है पैसे का। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि मुख्य विभाग का बजट का हिस्सा, तो सबसे ज्यादा जो पूरा बजट है तो उसका सबसे बड़ा हिस्सा हमको कहाँ पे पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा जो बजट का हिस्सा है हम लोग का 12%। 12% हम लोग का किस में जा रहा है, स्कूली शिक्षा विभाग के ऊपर जा रहा है। उसके बाद 10% पंचायत और ग्रामीण विकास में जा रहा है। कृषि और कल्याण में 8% जा रहा है। ठीक है, लेकिन जो जलवायु परिवर्तन है और वन में 2% है। ठीक, नीचे में है। तो इस तरीके से ये आपका पूरे पाई चार्ट का कितने प्रतिशत कहाँ पे जा रहा है, मतलब हिस्सा, बजट का हिस्सा कहाँ कहाँ पे है, ये यहाँ पे बताया गया है। अगला हम लोग देखें तो प्रमुख योजना कौन सी है, कौन कौन सी योजना है जिसको आपको डिटेल में पढ़ना है, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए डिटेल में पढ़ना है। लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं हर एक योजना के ऊपर एक वीडियो भी लेके आ जाऊँगा। तो सबसे ज़्यादा यह कृषि उन्नति योजना के ऊपर खर्चा किया गया है 10,000 करोड़। उसके बाद जो उनका जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके थ्रू मतलब खर्चा कर रहे हैं। उसके बाद महिलाओं के लिए महतारी वंदना योजना है। ठीक, उसके बाद मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना है फूड के लिए। जल जीवन मिशन है, ये योजना चल रही है केंद्र और राज्य सरकार के। तो हमको बहुत सारे जगह पे सेम सेम योजना दिखेंगी केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, क्योंकि बीजेपी की सरकार ही है केंद्र में भी और राज्य में भी। उसके बाद देखेंगे जो एचपी पंप के लिए, कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए योजना चल रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यहाँ पे शिक्षा में जो चल रही है समग्र शिक्षा अभियान चल रहा है। जो स्वास्थ्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चल रहा है। उसके बाद जो आयुष्मान स्वास्थ्य योजना चल रही है, जो केंद्र में सरकार और राज्य सरकार में सेम है, तो बहुत सारे योजना हमको सेम जैसे लगेंगी। सबके लिए आवास की योजना चल रही है, पीएम फसल योजना, जनमन सड़क निर्माण योजना, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण योजना, शहरी और ग्रामीण के लिए आंगनबाड़ी योजना। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट योजना है हमको यहाँ पे दिख रहे हैं एक एक करके। अगला हम लोग जो नए जो पहल है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने एग्जाम के लिए। ठीक है ना, जो अभी नया जो पहल है उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए कौन कौन से नया योजना लेके आए हैं। तो सबसे पहले जो है मुख्यमंत्री नगर नगरोत्थान योजना, क्योंकि अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, ये अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो अर्बनाइजेशन होगा, अर्बनाइजेशन हो रहा है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो एक लूप है। और ये जो है ज्ञान को गति देने के लिए ये योजना, ये बजट है तो क्या है कि नगर उत्थान के लिए योजना लेके आए हैं। दूसरा, मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना बनाए लेके आए हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री परिवहन योजना, जिसके थ्रू क्या है कि बड़े बड़े सिटी को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री बाईपास और रिंग रोड निर्माण योजना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा पुश करने के लिए ये योजना लेके आए हैं। मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना, तो नए घर बन रहे हैं प्रवेश के लिए। ठीक है, मुख्यमंत्री गवर्नेंस फेलोशिप, जो गुड गवर्नेंस के लिए क्या है कि मुख्यमंत्री गवर्नेंस फेलोशिप लेके आ रहे हैं, जिसमें IIIT और IIM रायपुर के साथ कोलैबोरेट किए गए हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक, ये लेके आ गए हैं। और सिंचाई के लिए जो योजना लेके हैं अटल सिंचाई योजना के लिए, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अधोसंरचना को को देखते हुए लेके आए हुए हैं। कुनकुनी में मेडिकल कॉलेज बनाने की बात की गई है। ठीक है ना, जसपुर कुनकुनी में, जहाँ पे सीएम जहाँ से बने हुए हैं। और देखो, मेडिकल के लिए मेडिसिटी और एजुसिटी के लिए बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। तो नया रायपुर में जो है 12 नर्सिंग कॉलेज और 6 फिजियोथेरेपी कॉलेज की स्थापना की बात किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की बात किया गया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, उसके लिए योजना। उसके बाद स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी लेके आए गए हैं, इनोवेशन को ध्यान में रखते हुए। तो ये इंपॉर्टेंट नवीन पहल है जो इस बजट में हम लोग को देखने मिलता है। उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट जो है, जो ज्ञान को गति, तो गति के लिए जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें लेके आए हैं, इनिशिएटिव लेके आए हैं, बस उसी को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जो फैक्चुअल चीज़ है, जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ है। तो अगर गुड गवर्नेंस की बात किया जाए तो उसके लिए क्या है कि अटल निगरानी पोर्टल बनाने की बात की गई है। अटल निगरानी पोर्टल जो मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, जैसे कि हम प्रोजेक्ट प्रगति प्लेटफॉर्म है मोदी जी का गुड गवर्नेंस के लिए, जिसके थ्रू पूरे एक
डाटा का डैशबोर्ड है, तो उसी तर्ज पे अटल निगरानी पोर्टल मुख्यमंत्री डैशबोर्ड बनाने की बात की गई है। दूसरा, खनिज को अच्छा प्रबंधन के लिए एक ऑनलाइन खनिज प्रबंधन सिस्टम बनाया गया है, ठीक है ना, 2.0 यहाँ पे। उसके बाद अगर खरीदी बिक्री को फेसलेस और पेपरलेस पंजीकरण की करने की बात की गई है। और मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के थ्रू जो IIM है और IIIT रायपुर में से सहयोग की बात की गई है। और कहा गया है कि गुड गवर्नेंस के लिए क्या है कि GM जो है ना, GM पोर्टल का भरपूर उपयोग करने की बात की गई है। गवर्नेंस ई मार्केट प्लेस, तो अलग अलग जो विभाग है कुछ खरीदना चाहते हैं तो उनको कहा जा रहा है कि GM पोर्टल के थ्रू आप खरीदो, ठीक है। अगला जो एक्सीलरेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारे जो चीजें किया गया है, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है बागवानी विश्वविद्यालय के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा दिया गया है, मुख्यमंत्री गृह प्रवेश योजना जो हम लोग ने देखा। और 3 जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए हवाई अड्डों का विकास के लिए पैसा लगाया गया है, जगदलपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर में जो हवाई पट्टी जो बने हैं उनको के लिए। पुलिस स्टेशन को मजबूत करना और मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना की निर्माण करने की बात की गई है, उसके लिए 100 करोड़ की दिया गया है मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के लिए। अगला हम लोग देखेंगे तो टेक्नोलॉजी को देखते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ई धरती ठीक है, ई धरती के लिए, ठीक है ना, डिजिटल फसल सर्वे कराने की बात की गई है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा सेंटर की स्थापना करने के लिए। डाटा सेंटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिजिटल एड के लिए, AI में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो उसके लिए, ठीक है। और जितना भी प्राथमिक कृषि सहकारी समिति है उनका डिजिटलीकरण की बात की गई है। अगर इंडस्ट्रियल में देखा जाए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमको पता चलेगा कि इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ कार्यक्रम को प्रमोट किया जाएगा। उसके बाद व्यवसाय सुधार कार्य योजना के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाएगा, ठीक है। और मुख्य क्षेत्र के अलावा सेवा क्षेत्र को ज़्यादा इम्पोर्टेंट के लिए या फिर उसको बढ़ावा दिया जाएगा। और अग्निवीर और आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए जो है रोजगार के भी अवसर प्रदान करने के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। वैसे अगर हम लोग शिक्षा को देखते हैं तो शिक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो क्या, नया रायपुर को एडू सिटी बनाना चाहते हैं, ठीक है, नया रायपुर को एडू सिटी बनाने में काम कर रहे हैं। तीसरा, उन्नत एजुकेशन के लिए PM श्री जो है, ठीक है ना, उसके लिए पैसा दिया गया है। PM श्री का फुल फॉर्म जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट में। साथ ही साथ कॉलेज के निर्माण के लिए पैसा दिया जा रहा है, पॉलिटेक्निक कॉलेज। और आवासीय स्कूल भवन निर्माण के लिए, ठीक है ना, 500 सीटर आवासीय निर्माण भवन के लिए बलरामपुर और राजनांदगांव में प्रस्ताव है, ठीक है ना। अभी हम लोग देखे थे जो है मेडिसिटी के लिए, मतलब समझ जाए 12 नर्सिंग और 6 फिजियोथेरेपी कॉलेज बनाने की बात किया गया है। और ITI का आधुनिकीकरण किया जा है, तो बता रहा है हमको। और क्या चीज़ है, ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी हम लोग ने देख ली, उसी को बार बार यहाँ पे है। अगर स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग को क्या है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो चल रहा है यहाँ पे वो चीज़ है, प्लस शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, ठीक है ना, यहाँ पे जो आयुष्मान भारत में शहीद वीर नारायण सिंह है। उसके बाद प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए, साथ ही साथ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। उसके बाद भीमराव अंबेडकर जो ने कहा रहा है उस अस्पताल को उन्नत कार्डियक संस्थान बनाने के लिए विस्तार के लिए पैसा दिया गया है। और रायपुर में IVF केंद्र स्थापना की बात की गई, उसके लिए 10 करोड़। महिला और बाल विकास के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो योजना है वो जानते हैं, महतारी वंदना योजना, ठीक। उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना, ठीक है। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने का प्रबंधन भी किया गया है। दूसरा, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की बात किया गया है, यहाँ पे है, उसके लिए पैसा दिया गया है। मिशन वात्सल्य योजना के लिए पैसा दिया गया है। तो ये बहुत सारे जो योजना हम लोग को बजट में देख रहे हैं वो हर योजना को हमको पढ़ना है।
और वो हमारे प्रीलिम्स में आने की उसमें सब चांसेस हैं। तो इसके लिए मैं, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं इसके लिए पूरा आपके लिए बना सकता हूँ। आपको जिनको भी चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं खुद जितने भी योजना हमारे बजट में दिया गया है उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, और जो सखी सखी जो वन स्टॉप सेंटर है उसके लिए भी पैसा यहाँ पे खर्चा किया जा रहा है। जनजाति के लिए जो इम्पोर्टेंट योजना है यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एक तो जनजाति के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उसके लिए जो हर एक ग्राम है उसको 1 करोड़ 2 करोड़ देने के प्रावधान किया गया है उनके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान योजना, ठीक है, उस ग्राम के लिए बनाया गया है। दूसरा, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कृष्ट अभियान के लिए पैसा दिया गया है। तो ये कैसे होता है हम पूरा देखेंगे क्लास में इंडिविजुअल। बस्तर ओलंपिक की बात किया गया है, और पाम ऑयल की खेती करने के लिए भी हमको पैसा दिया गया है, क्योंकि हमको पता है कि पाम ऑयल के लिए भी हम लोग आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, जो हम लोग डिपेंडेंस हैं। ठीक है ना, इंडोनेशिया, मलेशिया, अभी रसिया से हम लोग खरीद रहे हैं। ठीक है ना, पाम ऑयल। और होम स्टे जो है टूरिज्म के लिए भी या फिर कल्चरल कनेक्ट के लिए बस्तर और सरगुजा के लिए फोकस किया गया है। और पर्यटन सर्किट का विस्तार करने की बात किया है जसपुर में। अगला, ऊर्जा विभाग में अगर देखेंगे तो हम लोग को बहुत सारे सब्सिडीज, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना लागू किया गया, तो उसके लिए 250 करोड़ दिया गया है। ठीक है, नियाद नीलनार योजना के थ्रू 40 शिविरों में 70 गांव में विद्युतीकरण करने का के लिए लक्ष्य किया गया है। और पीएम कुसुम योजना को लागू किया जा रहा है। ठीक है, पीएम कुसुम योजना के लिए। ठीक, तो ये जितने भी योजनाएं हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अब अंत में हम लोग देखते हैं कि जो वर्तमान कीमत पे अगर देखा जाए, करंट स्टेटस पे, जो सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी का, वो कितना है? 5,12,107 से बढ़कर कितना हो गया है? 5,67,880 करोड़ हो गया है, जो कि 2024-25 के जो फाइनेंशियल ईयर है उसके हिसाब से कितना प्रतिशत बढ़ा है? 11% का वृद्धि दर्शाता है। और 2025-26 में जो हम लोग ने वृद्धि करने का जो लक्ष्य रखा है, 12% का वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। और हम लोग कितना तक पहुंचने की बात कर रहे हैं? 6,35,918 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, जबकि राष्ट्रीय वृद्धि 10% है। तो क्या है कि 10% अगर देश जा रहा है तो हम लोग 12% में हम लोग जाने की कोशिश किया जा रहा है इस बजट के थ्रू। ठीक है, अगर हम लोग क्षेत्रीय क्षेत्रीय अलग अलग स्थिर मूल्य पे हम लोग तो कांस्टेंट प्राइस के हिसाब से देखें, तो इंडिया और छत्तीसगढ़ का अगर हम लोग सेक्टर वाइज एनालिसिस किया जाए, तो इंडिया का अगर जो जीडीपी अगर 6.4% अगर बढ़ा है, तो हम लोग का बढ़ा है 7.5% बढ़ा है। और अलग 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 सेक्टर से अगर मैं देखूं, तो जो इंडिया है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ हुआ है 3.76% ग्रोथ हुआ है, तो हम लोग का ग्रोथ कितना हुआ है? 5.38% ग्रोथ हुआ है। कौन से फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। वैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखा जाए तो भारत देश का जो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ हुआ है 6.22, तो हम लोग का जो ग्रोथ हुआ है 6.92% हुआ है। उसी तरह से अगर सर्विस सेक्टर का देखा जाए तो 7.22 है, तो हम लोग का जो ग्रोथ क्या है, कितना दिया है? 8.54%। तो अगर देखा जाए तो भारत के जो जीडीपी का ग्रोथ है उसके हिसाब से स्टेट का जो ग्रोथ है हमको बड़ा नजर आएगा। ठीक है ना, जो कि अच्छी बात है ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए। और अगर हर एक सेक्टर को भी देखा जाए तो भी हम लोग ज़्यादा तेज गति से बढ़ रहे हैं इंडिविजुअल सेक्टर में भी। ठीक है, लेकिन क्या है कि जब एब्सोल्यूट टर्म में देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि इंडिया बहुत बड़ा इकोनॉमी है, और बहुत बड़ा इकोनॉमी जो है तो बहुत स्लो स्लो आगे बढ़ता है। छत्तीसगढ़ बहुत छोटा इकोनॉमी है, तो इसमें पॉसिबिलिटीज और ज़्यादा बढ़ाने की है। तो ये जो वृद्धि दर जो हम लोग को सिंगल डिजिट में दिख रहा है, वो हम लोग डबल डिजिट में भी अगर कर लेते हैं तो हम लोग का लक्ष्य
बहुत जल्दी अचीव किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम लोग जो योगदान का क्षेत्र का योगदान अपने जीडीपी में देखा जाए भारत और अलग और इंडिया और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो योगदान है देश में वो कम है। लेकिन छत्तीसगढ़ में आज भी 70-80% लोग की खेती में निर्भर करते हैं, तो उसका वैल्यू के टर्म में जो योगदान है परसेंटेज अगर देखें तो 16.80% है। ठीक है, अगर अगर हम लोग इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो देश का इंडस्ट्रियल ग्रोथ है जो सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, पूरे जीडीपी का, तो हम लोग देखेंगे तो हमारा जो जीडीपी जो जो हम लोग का इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो जो है पूरा ग्रो सेक्टर में, तो वो है 47.90 है ना, पूरा 47.90। लेकिन अगर देश का देखा जाए तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्री जो जो आप बोल सकते हो इंडस्ट्रियल सेक्टर का पूरे सेक्टर में जो है 30.81% है। ठीक है ना, जो कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है जो पूरे सेक्टर में, वो अगर बताया जाए तो ज़्यादा है देश से। अगर सर्विस सेक्टर की बात किया जाए तो पूरे जीडीपी का सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो देश में ज़्यादा है, 55.03% है। जबकि छत्तीसगढ़ में जो सर्विस सेक्टर का है पूरे सेक्टर में 35.30 है, जो ये बताता है कि हम लोग के पास अभी भी जो सर्विस सेक्टर के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके पास जॉब के लिए जो हायर एंड जॉब होता है, ठीक है ना, टर्सरी सेक्टर का जैसे कि एजुकेशन, रिसर्च, बैंकिंग, वो पूरे सेक्टर अभी बचे हैं। प्लस सर्विस में जो डिलीवरी करते हैं वो, तो उसमें हम लोग पीछे हैं। तो अगर देखा जाए तो हम लोग एग्रीकल्चर, उसके बाद इंडस्ट्री में नेशनल एवरेज से ज़्यादा हम लोग का सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन सर्विस में हम लोग का कम है। अगला हम लोग देखते हैं कि जो पर व्यक्ति आय में वृद्धि, अगर पर व्यक्ति आय में वृद्धि अगर देखते हैं तो इंडिया में जो ग्रोथ हुआ है पिछले साल के तुलना में 8.66% ग्रोथ हुआ है। ठीक है ना, और पर कैपिटल इनकम अगर पूरे देश का अगर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, 2,01,62 हो जाएगी। ठीक है ना, पर कैपिटल इनकम। ठीक, लेकिन जो छत्तीसगढ़ का जो ग्रोथ तो ज़्यादा हुआ है, ग्रोथ ज़्यादा हुआ है, ठीक है ना, 9.37। लेकिन अगर नेशनल एवरेज की बात किया जाए तो नेशनल एवरेज से बहुत कम है। ठीक है ना, नेशनल एवरेज से हम लोग का जो है 1,62,870 है। ठीक है ना, नेशनल एवरेज से हम लोग कम है, लेकिन ग्रोथ हम लोग का बढ़ा है। ठीक है ना, तो अगर हम लोग बताया जाए कि नेशनल एवरेज से हम लोग का ये कितना है, 1,62,870 है। तो देश में जो एवरेज लोग रहते हैं उससे हम लोग गरीब हैं, कहने का मतलब सिंपल ये है, गरीब हैं। ठीक है ना, एवरेज से कम है। तो इस टाइप से हम लोग ने कम्प्लीटली देखा। तो यहाँ पे चीजें यही है कि हमको पता नहीं, ठीक है ना, कि विकसित छत्तीसगढ़ का मतलब क्या है। ठीक, बहुत सारे डाटा आ रहे हैं, डाटा दे रहे हैं, बहुत सारे लक्ष्य रखा गया है, लेकिन मेरे लिए तो सिंपल सी बात यही होती है कि मेरे लिए विकसित छत्तीसगढ़, अलग अलग राज्यों में तो एब्सोल्यूट टर्म में तो हम लोग compete करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एक चीज हो सकता है कि पर कैपिटल इनकम अगर हम लोग जो देश का एवरेज है उससे ऊपर ले जाते हैं, फॉर एग्जांपल 2 लाख से अगर हम लोग का ऊपर हो जाता है तो एक बहुत अच्छी बात होती है। एजुकेशन का स्तर जितना देश का एवरेज है, एवरेज से ऊपर हो जाता है, हेल्थ का इंडेक्स ऊपर हो जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट अगर इंडेक्स मेरा देश का एवरेज से अगर ऊपर हो जा रहा है, तो मैं कह लूँगा कि हमारा जो राज्य है बहुत अच्छा काम कर रहा है, प्रगति कर रहा है, और एक बहुत अच्छा पैमाना हो सकता है जिसके थ्रू हम लोग अपने राज्य को किस डायरेक्शन में जा रहा है और कौन सी स्थिति में है वो पता कर सकते हैं। यहाँ के साथ मैं सफ़र ख़त्म करता हूँ। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। अगर आप चाहते हैं कि जितने भी बजट में स्कीम्स हैं उस स्कीम पे अगर मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं अगर आपका डिमांड है तो ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू, जय हिंद।